हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। Good Morning, morning, sir. sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, एक तो हमने पेपर के बारे में थोड़ा बात करना था, जो आपका है ना संडे का पेपर आया था, तो उसको मैंने देखा है। ऑल्दो मैंने पूरा अभी सॉल्व तो नहीं किया है, एक एक क्वेश्चन है ना पूरा प्रॉपर्ली सॉल्विंग नहीं करी है, लेकिन हाँ मैंने हर एक क्वेश्चन को देख लिया है कि क्या है कैसे है। तो पेपर का टफनेस लेवल ओके है, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा टफ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद आप लोगों ने कभी देखी भी ना हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो कि हम लोग बहुत कॉमनली सॉल्व करते हैं। शायद अगर आप लोगों ने भी कोई पेपर देखा होगा तो पेपर 2 में मुझे याद है कि नोट हमने का जो क्वेश्चन था। फंक्शनल इक्वेशन का एक क्वेश्चन किया था ना, a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस सर वो fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x1 आया था, क्वेश्चन पेपर में आया था Yes, सेम के ऊपर, और वो मतलब इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था वो। मतलब वो तो अगर किसी बच्चे को उसका रिजल्ट याद है तो फिर तो उसको सॉल्व करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और ऐसे पीएनसी के जो क्वेश्चंस आए थे वो भी इजी ही थे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा टफनेस था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में। क्वाड्रेटिक में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों पेपर 1 से आए थे, तो उसमें एक क्वेश्चन फिर भी ठीक है, सॉल्व किया जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो ओवरऑल पेपर को वही जो बच्चों का कहना है, ज़्यादातर बच्चों का कि भी कैलकुलेटिव है लेकिन उतना टफ नहीं है, सॉल्व हो सकता है, क्वेश्चन हो जाएंगे। और साथ में जो पोर्शन सबसे ज़्यादा आया है वो एक अलजेब्रा का पोर्शन सबसे ज़्यादा आया और कैलकुलस का पोर्शन सबसे ज़्यादा आया। दोनों ही पेपर्स में अलजेब्रा में भी 7 क्वेश्चन आए और कैलकुलस में भी 7 क्वेश्चन आए। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही क्वेश्चन आया दोनों पेपर मिला के, वो एसओटी से आया है। और वेक्टर 3D के 4 क्वेश्चन आए हैं। तो वेक्टर 3D बहुत छोटे से टॉपिक हैं। मैं बार बार बच्चों को ये कहता रहता हूँ कि भी वेक्टर 3D ज़रूर करना है। वो लास्ट में पढ़ते हैं, इसलिए कई बच्चे हैं ना उसको जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं, इसलिए उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो कई लोग है ना उसको उतना अच्छे से करते नहीं है, लेकिन वो टॉपिक बड़े इजी हैं और क्वेश्चन भी आजकल बहुत आता है। जैसे आप लोगों ने शायद फिजिक्स में सुना होगा, मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आजकल। सुना कि नहीं सुना? कभी ये बात हुई है? नो सर। ओके, खैर वो सर आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे। बट मैथ्स में अगर बात करूं तो आजकल वेक्टर 3D के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आता है, और टॉपिक भी छोटे हैं और याद रखने भी आसान है। बट वो लास्ट के टाइम में करते हैं, इसलिए हम लोग उतना कई बार ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर सा कर देते हैं। ये वेक्टर 3D रहा। कोऑर्डिनेट से बहुत कम क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेट से टोटल 3 क्वेश्चन ही आया मिला के। कोऑर्डिनेट से बहुत छोटा रहा, यही है मेन तो। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से आए। पीएनसी प्रोबेबिलिटी से टोटल 4 क्वेश्चन आए, सॉरी 4 नहीं 5। पेपर 2 में ज़्यादा ही क्वेश्चन आ गए पीएनसी प्रोबेबिलिटी से, मतलब 2 क्वेश्चन पीएनसी के थे, 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे, और पेपर 1 में एक ही क्वेश्चन था। पेपर 1 रिलेटिवली थोड़ा इजी लगा है बच्चों को, और पेपर 2 थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेटिव है। कोनिक इजी आया है। कोनिक है ना, थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे तो कोनिक के क्वेश्चन कोई टफ नहीं आया सब। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो ज़रूर कोनिक के क्वेश्चंस में रहती है, अदरवाइज टफ नहीं है कोनिक के क्वेश्चंस। और बाकी अगर किसी और ने पेपर देखा है तो आप कुछ रिव्यू करना चाहते हो? सर वो डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन काफी लंबी आई थी डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन? सर। वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया था ना,
जिसमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया था, वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हाँ, दिया। ट्रेस वाला हाँ। काफी लंबी कैलकुलेशन थी उसकी भी। कैलकुलेशन है ना, देखो क्वेश्चन वो इजी ही है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन वाला पार्ट जरूर आप बोल सकते हो, वो ऑल्दो मैंने नहीं करा भी, बट थोड़े से लंबा जा सकता है उसमें कैलकुलेशन। अदरवाइज मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन जो दोनों हैं थे वो इजी ही थे, बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। सर जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है पूरे मैथ्स का, सर वो यूज नहीं होता एडवांस या मेंस में ज्यादा? ट्रिग्नोमेट्री में सर ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ फॉर्मूलाज ही यूज होते हैं चैप्टर्स में, या कोई क्वेश्चन भी आते हैं इंडिपेंडेंटली? देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो ज्यादातर क्वेश्चन, ऑल्दो इस साल तो उन्होंने बहुत ही कम क्वेश्चन डाला, मतलब इतना कम भी वैसे होता नहीं है नॉर्मली, 2-3 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं दोनों पेपर मिला के, लेकिन इस बार उन्होंने एक ही रखा, और वो भी एसओटी से। नॉर्मली जो क्वेश्चन आते थे वो आते थे एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, इनके तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाते हैं, और एसओटी का इस बार जैसे आया है वो भी कई बार आ जाता है। तो ये जो पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एसओटी, इन तीनों पोर्शन से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं जैसे है ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े कंपाउंड एंगल्स का या मल्टीपल एंगल्स का या हाफ एंगल्स का, तो वो फॉर्मूले उनके ऊपर तो बहुत रेयर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वो समहाउ कहीं ना कहीं यूज ही हो रहे होते हैं। और कैलकुलस में जो सबसे ज्यादा पोर्शन आया वो है ना कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसके 3-4 क्वेश्चन आपको आए हैं, मतलब एक ही चीज कैलकुलस में भी एक ही पोर्शन के ऊपर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। सर इंडेफिनिट और डेफिनिट आया? इंडेफिनिट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, डेफिनिट के 2 क्वेश्चन आए हैं। सर कॉम्प्लेक्स नंबर आया ना? तो मैं आपको बोलता रहता हूँ इंडेफिनिट आजकल नहीं डालते हैं, डेफिनिट की ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो पेपर में भी उन्होंने डेफिनेट के 2 क्वेश्चन डाले, एक पेपर 1 में एक पेपर 2 में। सर लिमिट्स के क्वेश्चन तो सर डायरेक्टली एलएच रूल से ही हो रहे थे, लिमिट के क्वेश्चन तो। हाँ लिमिट के 2 क्वेश्चन आए, दोनों पेपर से एक आया, एलएच से हो रहे थे, वो भी ठीक ही था, इजी था पेपर, ओवरऑल ठीक था। सर इंडेफिनिट की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी फिर याद करने की जरूरत है? क्या कह रहे हो? इंडेफिनिट की इतनी सारी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत है? देखो बेटा, पेपर जो आज आया है आप उसके ऊपर फुल एंड फाइनल अपनी प्रिपरेशन नहीं लगा सकते ना, आप ये नहीं कह सकते ना इस पेपर में नहीं आया तो आपको अगली बार ही नहीं आएगा। तो अगर पढ़ाया गया है जितना आप याद रख सकते हैं तो जरूर करिए, ठीक है, आपकी कैपेसिटी, आप जितना करना चाहते हैं, जो पढ़ाया गया है नो डाउट वो कुछ हद तक तो काम में आएगा ही आएगा। और ये जो पेपर अटेम्प्ट करने का बात है ना, अभी मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि पेपर अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि फाइनल टाइम पे जब आप लास्ट में अपने प्रिपरेशन को चेक करना चाह रहे होते हैं कि भी क्या हम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे लास्ट के 2-3 सालों के पेपर जरूर हेल्प करते हैं आपको एक्चुअल आपका स्टैंडिंग बताने के लिए। आप ये लास्ट 2-3 सालों के जो पेपर आ रहे हैं उसके हिसाब से आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हो, तो वो एक एक्चुअल वे है किसी भी चीज को जानने का। तो अभी आप ये पेपर अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। प्रणव तूने क्या लिखा एलआर का डायरेक्ट फॉर्मूला? ओके ओके चलिए ओके, तो पेपर ओवरऑल ठीक ठीक आया है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बाकी रिजल्ट देखते हैं बच्चों का कैसा आता है। सर हाँ जी सर, ये पेपर देखकर मतलब आपने कुछ ऐसा जजमेंट लगाया कि हम जो इस टाइम पढ़ रहे हैं वो किस हद तक या किस लेवल तक था इस पेपर के अकॉर्डिंग, जो हम शीट और नोट्स आप लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हो वो बिल्कुल इस पेपर के लेवल पे ही है। ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते, क्वेश्चन सारे कर सकते हैं, लेकिन वो सोच के ऊपर है कि पेपर के दौरान आप क्या वो चीज क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नो डाउट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद मतलब आपने कभी उसके जैसा क्वेश्चन नहीं किया होगा, लेकिन
सोचा जा सकता है अगर आप थोड़ा सा टाइम दें उसको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन कर नहीं सकते उस पेपर में, सोचने सर के। जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं सर, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिया करो सर जिसमें ऐसा है कि सोचना मुश्किल हो, एडवांस टाइप की वो आते हैं। बेटा पेपर तो हम लोग जो बनाते हैं वो इसी वजह से ही बनाते हैं कि भी थोड़ा सोचने का लगे आपको। अदरवाइज जो एडवांस का पेपर बनता है, आप इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि एडवांस वाले जो पेपर बनाते हैं वो बहुत मेहनत करके बनाते हैं, एक एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा है ना ग्रिलिंग करके बनाया जाता है, उस पर कितनी बड़ी टीम लगाई जाती है तो एक पेपर बनाने के लिए। तो नो डाउट है ना उनका जो पेपर है, एक एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल फ्रेश मिलेगा, कभी भी नहीं देखा हो। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस तो हमेशा रहता ही है। बाकी कोशिश हमारी यही रहती है कि भी पेपर अच्छा जाए आपको, ठीक है ना। हर्षिल स्टार्ट्स तो नहीं आता बेटा एडवांस में तो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर से आया कोई क्वेश्चन? हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से आए थे ना, 2 क्वेश्चन आए थे, एक पेपर 1 में पेपर 2 में। आपको ओके सर। सीक्वेंस सीरीज के 2 क्वेश्चन आए हैं, वो दोनों के दोनों पेपर 1 में थे। क्वाड्रेटिक के 2 क्वेश्चन आए, वो दोनों के दोनों पेपर 1 में थे। कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन पेपर 1 में था, एक क्वेश्चन पेपर 2 में था। सर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन हो रहे थे? कॉम्प्लेक्स वाला थोड़ा सा टफ लेवल का है, मतलब टफ मतलब कि ऐसा भी नहीं है वे बियॉन्ड, बट हाँ वो एक लिमिटेड टाइम सा रहता है। उस लिमिटेड टाइम में अगर आप पहली बारी में क्लिक ना करें, चीज़ें समझ ना आए तो ज़रूर बंदा उस टाइप है ना वहाँ पे पहले उसको छोड़ेगा ही, स्किप ही करेगा, ऐसा कुछ उसकी वेटेज ज्यादा होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की सर अब तक? क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की वेटेज ज्यादा होती है? ज़्यादा तो नहीं है बट ठीक ठाक होती ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अवॉइड तो नहीं करते, कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है दोनों पेपर मिला के। सर वो क्योंकि काफी वीक सा था कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बार ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी से उन्होंने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा डाल दिए, इतना नॉर्मली होता नहीं है। और कोऑर्डिनेट बहुत ही कम डाला, 3 क्वेश्चन टोटल मिला के 5 चैप्टर में से। और वेक्टर 3D ओके है, सही है। 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन ही होते हैं हर बारी वेक्टर 3D के। कैलकुलस का भी इतने क्वेश्चन हो ही जाते हैं। मतलब ओवरऑल बैलेंस्ड पेपर ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों को टाइम भी बहुत मिला था इस बार, इसलिए हो सकता है। वो चलो बच्चों से बात करते हैं बेटा, देखते हैं क्या है। आपकी किसी से बात हुई है क्या? नहीं सर, बच्चों को टाइम मिला था ना, वो पोस्टपोन हो गया था पेपर। प्रिपरेशन के लिए ओके, हाँ यस सर। मतलब प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला है तो जिसके भी जो भी थोड़ी बहुत वीकनेस होगी उन्होंने जरूर कवर अप कर ली। ओके बेटा, बाकी आप लोगों की फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सर से बात हुई होगी तो उनका क्या कहना है? फिजिक्स की हुई थी। क्या? फिजिक्स की हुई थी सर, बोल रहे थे पेपर काफी टफ आया था। ओके पेपर काफी लेंथी था। यस सर, कैलकुलेटिव था काफी। ओके ठीक है, मैथ्स का भी पेपर तो है ना थोड़ा बहुत लेंथी तो है ही, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही पड़ता है। हाँ बीच में जैसे मैंने आपको बताया 3-4 क्वेश्चन जरूर ऐसे थे जो कि मतलब बहुत इजी थे, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले थे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आप कर नहीं सकते, बस ये था कि भाई लेंथी जाएगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करके देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग उस कैलकुलेशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सर हाँ जी सर हमेशा एडवांस पेपर में यही सुना है कि भाई पेपर लेंथी आता है लेकिन इतना हार्ड नहीं होता मैथ का, तो सर उसको स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए करना तो यही है, कंसेप्ट जो है वो आपको याद रहे, कैलकुलेशन में फास्ट रहें, जो अभी आप नोट्स बनाते हो वो आप फास्ट बनाएं ताकि आपकी हैंड राइटिंग वगैरह स्लो ना रहे, पेपर के दौरान भी ना रहे। और कुछ कुछ कैलकुलेशंस आप माइंड में कर पाएं। ये जो इन जनरल जो पॉइंट्स हैं वही हर बारी रहेंगे। तो ये जो लेंदी वर्ड रहता है वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग भी हो जाता है, कई बच्चों के लिए शायद उतना लेंदी ना रहा हो क्योंकि वो कैलकुलेशन में फास्ट है, नो डाउट अच्छा भी कर जाएंगे। सर टूट भी जाता है।
हाँ जी बोलिए। बोलिए बोलिए। सर आपके हिसाब से भी पेपर 2 ज्यादा टफ आया था पेपर 1 से? पेपर 2 के टफनेस का कारण जो मुझे लग रहा है वो एक तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा पार्ट आना। नॉर्मली बच्चे ना वहाँ पे गलती कर जाते हैं, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का पोर्शन पे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन पेपर 2 में रहे। अदरवाइज कैलकुलस के टोटल 7 क्वेश्चन पहले में आए, 7 ही दूसरे में आए। तो जो पहले में 7 आए वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। एओडी का भी क्वेश्चन था, फंक्शन का भी 1-2 क्वेश्चन था, लिमिट्स का भी एक क्वेश्चन था, डेफिनेट का भी था, एरिया का भी था, तो वैरायटी थी। तो एक ही चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था उसमें। तो सर न्यूमेरिकल टाइप के अंदर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन थे? कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप में थे क्या? ऐसे तो याद नहीं यार, ऐसे नहीं अभी याद है मेरे को कोऑर्डिनेट। सर मतलब ऐसे न्यूमेरिकल टाइप आसान आए थे? बेटा ये बातें सब है ना इन जनरल ही है, ओवरऑल ही है, कि ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये वाला सेगमेंट ज़्यादा आसान था या ये वाला सेगमेंट ज़्यादा आसान था। ओके सर। सारे है ना बैलेंस्ड ही थे, करने वाले ही थे क्वेश्चंस। सर हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे चलेगी अक्टूबर के बाद? बेटा रिवीजन तो आपकी ऐसे चलेगी कि आपका जो आपका है ना जो भी वीक में एक या 2 पेपर हुआ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग है ना जो टाइम शेड्यूल भी रहता है कि जो आपका पेपर होने वाला है उसी की तैयारी, उसी के है ना 11th पोर्शन की हम लोग रिवीजन करा देंगे। नॉर्मली जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि भी मान लो कोई भी चैप्टर हमने असाइन कर लिया, मान लो क्वाड्रेटिक आज डिस्कस करना है, तो क्वाड्रेटिक का जो पोर्शन आपको थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, जो आपको सबको ही ईजी लगता है वो हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगेगा। और सर रिवीजन के टाइम में करना क्या चाहिए? मतलब कोई न्यू बुक तो नहीं, न्यू बुक तो नया नहीं, कुछ भी पुरानी नहीं, बुक भी? नया कुछ भी नहीं। और सर जैसे कुछ चैप्टर्स ऐसे रह गए थे, जैसे मैं अगर कोई बुक सॉल्व करती हूँ तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स तक पहुँच जाती हूँ, बट एक्सरसाइजेस हो नहीं पाती क्योंकि शीट कर लेती हूँ, तो वो छोड़ दूँ या वो करूँ? मतलब मेरा पूरा नहीं हो पा रहा। मेरा भी देखिए यही ये सबका अपना अपना अलग अलग है ना सर ये तो इस साल भी हुआ है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिसने जितना किया है बस उतना ही ठीक है। नया ना करे। कोई 1-2 टॉपिक की बात अलग है कि भाई चलो ये वाला टॉपिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, थोड़ा सा उसको पढ़ के मैं कवर अप कर लूँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर कर लूँगा तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, उतना टाइम नहीं होता। तो बेस्ट यही रहता है कि जो आप रिवीजन कर रहे हो, जो चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं आप उसको इतना ज़्यादा अच्छा कर लो ताकि वो चीज़ें ना भूलें। ठीक है, तो रिवीजन का मतलब ही ये है कि भाई आप जो चीज़ें करी हैं वो आपका रिवाइज करें। आप प्रीवियस ईयर्स ज़रूर कर सकते हो सारे चैप्टर्स का, जिसका आपने अभी नहीं किया है वो तब कर लेना। ओके सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। मैंने आपको कल की क्लास में 2-3 क्वेश्चंस दिए थे, क्या आप लोगों ने कर लिए हैं? यस यस सर। यस सर कर लिए। क्या क्या क्वेश्चंस थे? सर हाँ जी। सर एक बार जो कल लास्ट में क्वेश्चन कराया था आपने, लास्ट वाला कौन सा? सर वो x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 वाला। ओके ठीक है। सर उसको एक बार टी पुट करके कर दो सर, मैंने बहुत ट्राई किया सर, 3/2 आंसर आ रहा है मेरा। कैलकुलेशन बेटा आप करो यार, ऐसे नहीं। अब ऐसे तो हर एक बच्चा बोल देगा सर ये मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। कैलकुलेशन आप चेक करो, नहीं तो आप डाउट स्लॉट में अपने आके अपनी कैलकुलेशन दिखा दें। ठीक है सर। सर पहले 2 क्वेश्चंस के आंसर 1/3 आ रहे थे, यस सर 1/3 लास्ट वाले का 36। ओके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो कौन सा था? एरिया ऑफ द रीजन enclosed between y = x²
and y equal to 2x minus x 2x square. minus x square. 2x minus x square। Yes sir। यही था। yes sir यही था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों के ग्राफ बना लेने हैं। तो y इक्वल्स टू x ग्राफ क्या होगा? ऐसा ग्राफ रहेगा y इक्वल्स टू x स्क्वायर का। और दूसरा y इक्वल्स टू 2x माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो चलो पहले भी किया था, तो इसका ग्राफ हमने पहले भी बना लिया था। तो ये क्वाड्रेटिक है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव, तो ये कौन सा पैराबोला बनेगा? ओपनिंग डाउनवर्ड। ओपनिंग डाउनवर्ड। और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं? 0 and 2। तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका। हाँ जी, सबको ये दोनों ग्राफ समझ में आ रहे हैं कैसे बनाए गए? yes sir। अब बेटा इन दोनों के बीच कौन सा एरिया जो है, कौन सा रीजन जो है वो एनक्लोज हो रहा है? ये वाला पोर्शन। यस सर। 0 से 1 के बीच वाला। तो इस पोर्शन को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या है, ये वाला पॉइंट तो हमें सीधा सीधा ही पता है कि भाई 0 वाला पॉइंट है, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए x की वैल्यू जरूर निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई दोनों y को, दोनों फंक्शंस को इक्वेट करा देंगे। तो सॉल्व किया तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 आया है। तो 0 वाला तो ये पॉइंट सीधा सीधा दिख ही रहा है, 1 वाला पॉइंट ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बेसिकली 1, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये वाला एरिया, ये जो रेड कलर वाला पोर्शन हमने बनाया है, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? कौन सा फंक्शन ऊपर है? 2x minus x square। 2x minus x square। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर में से ये जो दूसरा फंक्शन है विच इज एक्स स्क्वायर, उसे सबट्रैक्ट कर लेना चाहिए और उसे इंटीग्रेट कर लेना चाहिए इन द लिमिट्स 0 to 1। yes sir। हाँ जी, सबको ये समझ में आया है? सबको ये समझ में आया है? यस सर। yes sir। किसी को कोई दिक्कत? जब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। ओके, समझ में आया है? हाँ जी, Yes, sir। समझ में आया है? Yes sir। किसी को दिक्कत तो नहीं है? इसका भी 1/3 आ रहा है आंसर। Yes, 1/3। Yes sir, 1/3। Yes sir, 1/3. yes sir, 1/3। ये सेकेंड इक्वेशन है, इनके बीच का एरिया। तो ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? इसके ग्राफ बना लेने चाहिए। तो ये वाला ग्राफ तो क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल्स टू x का, x स्क्वायर इक्वल्स टू y का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो दोनों के बीच का पोर्शन कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। yes sir। तो अगेन ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये वाला पॉइंट तो 0,0 होगा ही होगा, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को कैसे निकाला जाएगा? दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर लें? 1,1 1,1 आ जाएगा।
तो x की पावर 4 इक्वल टू x आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 आ जाएगा। तो 0 वाला तो ये पॉइंट है ही, ये वाला पॉइंट 1 वाला हो जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली 1, 1 आ जाएगा, राइट। तो अब ये वाला एरिया निकालने के लिए ऊपर वाला कौन सा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन बेसिकली रूट एक्स बोला जाएगा। Yes, sir. रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स में से ये वाला फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना है। y की वैल्यू क्या है? ठीक, यस सर 1/3 आ 1/3 आएगा। ओके, इसका भी आंसर 1/3 आ रहा है। तो सर हाँ जी, सर वैसे इन क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने की जरूरत तो नहीं होती ना, डायरेक्टली मॉड लेके कर सकते हैं। यस मॉडल सर कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ग्राफ फायदा तो करेगा ही करेगा। अगर आप ग्राफ को रिलेट कर पाएंगे तो वो अच्छा तो रहता ही है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें बिना ग्राफ को रिलेट करे फिर सॉल्विंग करना उतना आसान नहीं होगा। ओके ओके सर। क्योंकि क्या होता है, मतलब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आपने यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू x दिया है, तो कायदे से तो ये y इक्वल्स टू प्लस माइनस x होना चाहिए ना। तो लेकिन मैंने प्लस वाला ही क्यों सिलेक्ट किया? why not माइनस? बाउंडेड रीजन ऊपर है। why not माइनस? वहां पर दूसरा वाला ग्राफ नहीं है तो एरिया बाउंडेड नहीं है वहां पर एनक्लोज। क्या कह रहे हो? बाउंडेड रीजन पॉजिटिव वाला। सर वो बाउंडेड रीजन है, वहां पर दूसरा वाला ग्राफ है नहीं, तो वहां पे एरिया एनक्लोज कैसे होगा दूसरे वाले ग्राफ से? बेसिकली ये जो कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू x, इसका जो अपर पोर्शन है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू रूट x। ये जो पोर्शन है, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करता है y इक्वल्स टू माइनस रूट x। तो एक्चुअल में जो एरिया शेडर्ड बन रहा है वो y इक्वल्स टू रूट x वाले पोर्शन में बन रहा है, ना कि y इक्वल्स टू माइनस रूट x वाले में। तो जितनी देर तक आप ये ग्राफ नहीं बनाएंगे उतनी देर तक बारीकी नहीं पता लगेगी आपको। मॉड वाला मेथड बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कि वो मेथड गलत है, लेकिन कई बार वो सफिशिएंट रहता नहीं है। तो कोशिश जरूर करिए कि भी ग्राफ बना लें। सर बिना ग्राफ का ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव वाले y के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन आएगा। ये आप बोल सकते हो, अल्टीमेटली जजमेंट तो लगानी ही पड़ रही है। जैसे उसी से हो रहा है, और वो जजमेंट, बेस्ट जजमेंट आपको ग्राफिकली ही मिलता है। यस तो ग्राफ अगर बना लेंगे तो फायदा करेगा। कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो भी सकता है जो कि बिना ग्राफ से रिलेट करना बिल्कुल ही ना टफ हो जाएगा या बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, ऐसा भी कोई ना कोई क्वेश्चन मिल सकता है। ये क्वेश्चन जरूर ऐसे हैं जिसमें बिना ग्राफ की भी बातें बन जाएंगी। नेक्स्ट 3x²/4 36 आ रहा है सर इसका आंसर। सर 27। यस सर 27। ओके, Yes, sir. सो ग्राफ बनाते हैं पहले। बेटा इसका ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ तो इसका भी x स्क्वायर जैसा ही रहेगा, बस ये कोएफिशिएंट ये 3/4 टाइम्स लिख दिया गया है। तो ग्राफ का जो बिहेवियर है या ग्राफ का ना जो शेप है वो तो ऐसा ही रहेगा x स्क्वायर वाला भी। हाँ, ये तो ग्राफ बना लिया इसका। ये लाइन का ग्राफ क्या होगा? कहाँ से लाइन ये पास करेगी? इसका स्लोप क्या है? 3/2। यस और y इंटरसेप्ट क्या है? +6। 6। ये लाइन कुछ ऐसी रहनी चाहिए। यस सर। यस सर।
इस ग्राफ के बीच में और इस लाइन के बीच में कौन सा पोर्शन बन रहा है? ये वाला? दैट मीन्स हमें एक तो ये वाला पॉइंट निकाल लेना चाहिए और एक ये वाला पॉइंट निकाल लेना चाहिए, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे किसको, कि लाइन वाले ग्राफ में से ये कर्व वाला ग्राफ सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेशन, राइट? ये बात समझ में आ रही है सबको? ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लाइन वाला ग्राफ ऊपर है, ये कर्व वाला ग्राफ नीचे है, तो लाइन वाले ग्राफ में से ये कर्व वाला ग्राफ सब्ट्रैक्ट होगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी, ये वाले दोनों पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को पहले कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि भी आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, उसे x यहाँ पे x के टर्म में पुट कर दीजिए। हाँ जी, y की वैल्यू क्या है, 3x + 12/2, जो कि यहाँ पे पुट कर दी जाएगी। माइनस सर x माइनस निकल जाएगा x की वैल्यू तो क्या आएगा, x² - 2x -8 आ जाएगा ना? यस सर -8 -3 तो यहाँ से x की वैल्यूज क्या आ गई, तो और -2 तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये x = -2 वाला होगा, और ये वाला पॉइंट आपका x = 4 वाला होगा। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एरिया किसके बराबर, -2 से 4 का इंटीग्रेशन, इस चीज का लाइन वाले फंक्शन में से, लाइन वाले फंक्शन में से y को x के टर्म में निकालना होगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा ये। ठीक है? हाँ जी, सबको समझ में आया ये? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 27. देखिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कई लोग 36 आंसर भेज रहे हैं, कई लोग 27 आंसर बोल रहे हैं, तो कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा। सर 36 वाला गलत है, ये 27 ही होगा। ओके, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस हर्षित, आपने क्या पूछा है, इसमें पैराबोला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा पैराबोला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पैराबोला है, ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये ग्राफ नीचे है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है सीधा सीधा। अगर हर्षित, इसमें ये वाला एरिया निकालने के लिए, ये रेड वाला पोर्शन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन वाला फंक्शन आपका अबव है, पैराबोला वाला फंक्शन आपका बिलो है, तो बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, और फिर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे -2 से 4 के बीच में। हर्षित,
करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, हुआ किसी का? तेरे पास होने वाला कैलकुलेशन एक मिनट सर। 16/3a²। क्या कह रहे हो? 16/3a²। बेटा थोड़ा या तो आप टाइप करके बता दीजिए। Yes, sir, 16/3a². ओके। मैं भी Yes, यही sir. कह रहा था। 16/3a². Yes, sir, 16/3a². रितेश बेटा ग्राफ देखो और क्या एरिया 0 आएगा? हाँ जी, ये एरिया बनेगा दोनों के बीच में। यस सर। Yes, sir.
तो बेटा ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये तो 0,0 है। ये वाला पॉइंट 4A 4A 4A, yes sir सीधा सीधा यहाँ से y को x के टर्म में कैलकुलेट करके दूसरे में पुट कर देंगे, राइट? या तो x को y के टर्म्स में पुट कर दो या y को x के टर्म में पुट कर दो, जो आपको ठीक लगता है। तो ये वाला पॉइंट 4A आ जाएगा एंड ऑब्वियसली y कोऑर्डिनेट भी 4A आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा? एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सा ग्राफ ऊपर है? y square equal to 4 y square equal to 4ax equals to 4x y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला ग्राफ ऊपर है, तो y की वैल्यू रखनी होती है ना, राइट? तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? रूट ऑफ 4x माइनस अगेन ये x square फर्स्ट by क्वाड्रेंट का ग्राफ है, इसलिए मैं प्लस वाला केस कंसीडर कर रहा हूं, राइट? x cube फिर x स्क्वायर बाय 4 लिमिट्स 0 to हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? तो फाइनली जो आंसर आ रहा है दैट इज 16a स्क्वायर बाय, कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन हो जाएगी। yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। तो जी आप ये जो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो बेटा, कोई ना कोई ग्राफ तो ऊपर होगा ही होगा दूसरे के कंपैरेटिवली, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि कोई भी ग्राफ ऊपर नीचे नहीं है? बेटा हम लोग देखते हैं, सॉल्विंग करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे ग्राफ, ऊपर वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है।
ठीक है, अभी आप पहले खुद से ट्राई करिए। सर 2π/3 एक ग्राफ, एक माइनस सेगमेंट जो भी आप इंटीग्रेशन लगाना चाहोगे तो वो एक पार्ट डेफिनेटली ऊपर आएगा और एक पार्ट नीचे आएगा। हाँ जी, क्या कह रहे थे? सर 2π/3 माइनस √3/2। ओके, क्या सब लोगों ने इसका ग्राफ बना लिया है? यस यस Yes, सर sir. यस सर तो ग्राफ क्या बन रहा है? फिर 2 सर्कल्स एक यूनिट के बना देंगे, सर वो एक ओरिजिन कॉमन पे और एक 1 पे। एक तो ये सर्कल बन रहा है विद सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस 1। दूसरा सेंटर 1,0, तो बेटा यही वाला सेंटर भी हो जाएगा दूसरे के लिए, है ना? यस और रेडियस उसका भी 1 है, तो उसके लिए ग्राफ क्या हो जाएगा? तो ये वाला सर्कल हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच में कौन सा पोर्शन बन रहा है? ये वाला। ठीक है, सर आप 1 मिनट रुक जाओगे सर, होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल रुक रहे हैं बेटा, पूरा सॉल्विंग का। सर मेरा 1 आ रहा है। ओके, सर मेरा √3 आ रहा है। सर 1 आ रहा है मेरा भी। ओके, वन फॉर्म में तो नहीं आना चाहिए, आई थिंक 5 वगैरह आना चाहिए। सर हाफ नहीं आ रहा। सर पाई भी आ रहा है मेरा तो। यस सर क्या आ पाई रहा है? भी आ रहा है बीच में, पाई वाली फॉर्म भी आ रही है। पाई वाली भी आ रही ओके, सर मेरा तो π/2 माइनस √3 आ रहा है। ओके,
हाँ जी, एरिया तो हमने ये शेडिंग तो कर लिया, क्या एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? तो y के सर अबाउट जो चीज हम y में कर रहे थे वो सेम चीज x में कर देंगे इस बार। यस ठीक है, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब मैं एक क्वेश्चन शेडिंग कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना कि इसका इंटीग्रेशन सफिशिएंट है। अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल लूँ तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया मेरा कितना हो जाएगा? 4 times 4 times 4 टाइम्स हो जाएगा। यही केस हो जाएगा। सिमेट्रिक होने की वजह से ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सिमेट्रिक इस सेंस पे कि बेटा इसका भी रेडियस 1 यूनिट है, इसका भी रेडियस 1 यूनिट है, तो एक ग्राफ सेम साइज के बनेंगे। इस वजह से ये वाला पोर्शन, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन भी दोनों पोर्शन को बराबर हिस्सों में बांटेगी, और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, ये भी दोनों को बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि भाई मैं ग्रीन वाला पोर्शन का एरिया निकाल लूं और उसका 4 टाइम्स कर दूं। ठीक, तो बेटा ये ग्रीन वाला पोर्शन बेसिकली क्या है कि ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? ये 0 से लेके यहां तक। ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है बेटा? वाई स्क्वायर इसको मुझे 0 से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, और यहाँ तक इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों सर्कल्स को बेसिकली इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। हाफ आ जाएगी इससे वैल्यू। हाफ आ रही है सर। हाफ पे कर रहे हैं। x की वैल्यू हाफ आ रही है। यस यस सिमेट्रिसिटी से भी बोल सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेट भी किया जा सकता है। तो हाफ आ जाएगा, राइट? तो ये वाला पॉइंट आपका बेसिकली हाफ है। तो मुझे किस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहिए? 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस x माइनस 1 स्क्वायर को उधर लेके जाऊंगा, फिर y का स्क्वायर उधर कर दूंगा। तो ये जो फंक्शन बेसिकली बन गया, अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ। तो मैं क्या लिखूंगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ, कि मैं 0 से हाफ का इंटीग्रेशन करूं कौन से फंक्शन का? इस फंक्शन का। क्या ये ठीक है? सर जो मैं कह रहा था वो Yes, x sir. के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, जो पहले y में करते थे वो नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो? तो y एक्सिस के अबाउट अगर हम y देख, एक्सिस के अबाउट जैसे हम x एक्सिस के अबाउट करते थे, सेम चीज y एक्सिस के अबाउट कर दें। तो y एक्सिस के अबाउट कैसे निकालोगे फिर आप? सर मतलब तो y x को को y की टर्म्स में निकालने के बाद माइनस हाफ से हाफ। y की टर्म से कन्वर्ट करके तब -3/2 से 3/2 जाएंगे फिर। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 3/2 से -√3/2 √3/2 3/2 से -√3/2 √3/2 ना? ओके। तो यस उससे √3 आ रहा है आंसर। तो मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इस ग्राफ को 0 से लेके √3/2 तक इंटीग्रेट कराता हूं तो एक्सप्रेशन तो सेम ही बनेगा सर। तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी ना, तो सिर्फ इतना पोर्शन देगा ना, ये वाला पोर्शन। यस सर। कौन सा पोर्शन छूट रहा है? ये वाला पोर्शन छूट रहा है, येलो वाला। ओके, यस यस सर। पोर्शन छूट जाएगा जो जिस तरीके से आप करना चाह रहे हो। आप जिन दो पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करते हो, वहां पे तो डायरेक्टली क्या बन जाता है? वहां पे तो सीधा सीधा लाइनें बनानी पड़ती हैं। ओके यस सर। ओके सर।
अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? यस सर। यस सर। पहले तो x माइनस 1 को क्या टी पुट कर लेंगे, dx इक्वल टू dt आ जाएगा, लिमिट्स अकॉर्डिंगली बदल लेंगे। लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, हाफ पे -हाफ आ जाएगी, और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी। और ये वाला इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है t into Yes. root 1 minus t T square by plus 2 sin under inverse root of 1 minus t square by 2 under root 1 minus t square upon 2 plus plus a square upon 2 by a square root square मतलब यहाँ sin inverse x upon a sin plus inverse sin inverse of x upon x a. by x by a, that means t by 1, right? yes sir. इंडेफिनेट में जो हमने न्यूमरेटर अंडर रूट क्वाड्रेटिक वो वाले फॉर्मूले यहाँ पे लगते हैं। और ये कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे में भी हम लोग 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे, या ना आप जब आप खुद सॉल्विंग करेंगे या शीट या कुछ भी और चीज, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें न्यूमरेटर अंडर रूट क्वाड्रेटिक उसका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लग रहे होंगे। ये मैंने सर्कल वाला एरिया निकालने का बोला है आपको। हम लोग इसके आगे जाके कोई एक आधा एलिप्स वाला क्वेश्चन भी करते हैं, तो एलिप्स का एरिया निकालने के लिए भी ऐसा ही कैलकुलेशन रहता है, तो उसमें भी न्यूमरेटर में अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन जाता है। तो आपको ये वाले फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ जी, वैल्यूज तो डाल के सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। क्या आंसर आ रहा है अब? Sir, root 3 by 2 Sir, plus root pi 3 by by 6 2 plus 2 plus 4 pi by 3 रूट 3 by 2 plus plus pi by 2 बेटा थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। plus 2 प्लस 2 yes sir. plus 4 pi by 3 प्लस 4 pi by 3 सर मेरा 2 ये नहीं आ रहा, मेरा pi by 6 ही ऐड हो रहा है सिंपली सर मेरा 2 pi by 3 minus root 3 आ रहा है। ठीक है, root चलिए 3 by 2 plus 4 pi by 3 आंसर को कोई फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ। आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ तक सारी कैलकुलेशन ठीक है, वैल्यूज डालिए सही से कैलकुलेशन। ओके सर। हाँ जी सर आपने जो बोला था कि वो एरिया लेफ्ट आउट हो जाएगा, पर सर हम अगर fx माइनस gx की जगह fy माइनस gy जो आप कह रहे हो, तो आप तो उससे थोड़ा ना सर लेफ्ट आउट होगा पोर्शन। जैसे दोनों कर्व के डिफरेंस का एरिया निकालते हैं, तो वो भी शेडेड एरिया ही आएगा सर पूरा ही। नहीं बेटा, अगर fy माइनस gy करोगे तो जो लाइन मिलेगी, आप लिमिट्स तो 0 से लेके 3 पाई बाय 2 तक ही करोगे ना। अगर आप इस फंक्शन को इस फंक्शन में से आप ये वाला फंक्शन सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जब आप लिमिट्स डालोगे वो 0 से लेके √3 बाय 2 तक ही डालोगे ना। ठीक है, ये वाला पोर्शन तो छूटेगा ही छूटेगा ना। ओके सर। आप लिमिट्स को देखो ना कि लिमिट्स आपके कहां से कहां इंटीग्रेट हो रही हैं सर। मतलब मैंने यहाँ पे ग्राफ थोड़े छोटे बनाए, इसलिए थोड़ा सा ना लाइनें इतनी क्लैरिटी से नहीं है, बट अदरवाइज अगर मैं इसका ग्राफ थोड़ा बड़ा करके बनाऊं अब अगर आप ये वाला पॉइंट, क्योंकि हाफ √3 बाय 2 है और आप बोल रहे हैं कि मुझे y के ऊपर ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है, उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, आप इसे ये वाला पोर्शन, आपका कोशिश तो ये है कि मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल दूं, लेकिन एक्चुअल में आप 0 से लेके √3 बाय 2 तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में एरिया मिल सिर्फ इतना ही रहा है। सर उसके लिए फिर अब एक्स्ट्रा एरिया निकालना पड़ना था। हाँ, के लिए एक्स्ट्रा एरिया निकालना पड़ना था अब सर। बिल्कुल ठीक है सर, लग गया समझ। तो अब आप इस पोर्शन, ये जो आपका छूट गया पोर्शन,
अब आप इसको अलग से निकालोगे तो वो तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है ना, उसकी वजह तो सीधा सीधा x वाला ही निकाल लो ना, x के ऊपर ही इंटीग्रेशन लगा लो ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में और किसी को कोई डाउट तो नहीं है सर्कल वाले में? हाँ जी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो ऊपर वाले में दिक्कत आई है सर, ये वाई वाले में दिक्कत नहीं आती कभी जब हम वाई एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है सर्कल वाले में सर, कभी उसमें हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा एरिया वगैरह? मैं समझा नहीं कि भी सर जैसे ऊपर वाले में जब हमने वो fx माइनस gx वाला जब मैं लगा रहा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा था। हाँ सर अगर मैं कोई भी नॉर्मल फंक्शंस की बात करूं जिसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता सर, उसमें भी ये चेक करना पड़ता है हमें? देखिए ये सारी बातें आपके ना ग्राफ के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका ग्राफ कैसा बन रहा है और फिर आप अपनी लिमिट्स क्या ले रहे हैं। अब तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भी अगर ग्राफ जितना ज़्यादा एक्यूरेटली आप बनाएंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी से पता लगेगा कि आपने आपको जो पोर्शन जिस पोर्शन में आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, जिस लिमिट्स में आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में आंसर देगा कि नहीं देगा। अब यहाँ पे सर्कल ऐसे दिए गए हैं, इस वजह से आपको x के अबाउट इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको जो डायरेक्टली आंसर मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। जस्ट इन केस सर्कल, एक सर्कल तो यही रहने देता हूं मैं, एक तो यही सेम सर्कल है, दूसरा सर्कल x एक्सिस पे बनाने की बजाय मैं y एक्सिस पे बना दूंगा। अब इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया अगर मुझसे पूछा होता तो आंसर क्या होता? ये वाला शेडेड रीजन। यस सर। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे y के अबाउट इंटीग्रेट करना पड़ता है, y वाली लिमिट्स रखनी पड़ती है। अगर इस केस में आप x वाली लिमिट रखते तो आप क्या करते? ये 0 से हाफ तक का इंटीग्रेशन, सॉरी √3/पॉइंट ही आता है ये भी, तो आप 0 से √3/2 का एरिया निकालते तो आपको सिर्फ इतना एरिया मिलता और ये वाला एरिया आप छूट जाता। यस सर। ओके यस सर। तो ये कोई फुल एंड फाइनल नहीं है कि भी आप x के अबाउट करेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा, y के अबाउट करेंगे तो आंसर गलत बन जाएगा। ऐसा कोई फुल एंड फाइनल नहीं है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अब वो ग्राफ है, ग्राफ बनाना है, आपने उस ग्राफ को रिलेट करना है, इंटीग्रेशन जो आप करना चाह रहे हैं आपने उसे समझना है कि वो क्या एरिया रिप्रेजेंट करेगा। Sir, हाँ जी AB by 2 minus pi AB by 4. ओके AB Yes, sir. 4 pi minus 2.
सर AB by 4 into pi minus 2. सर मेरा तो ओनली AB by 2 आ रहा है। AB by 2 आ रहा है। नो सर, AB by 4 into pi minus 2. Yes sir. सब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा ना। पहला तो एलिप्स है ना। Yes sir. तो ये वाला पॉइंट a,0, ये वाला पॉइंट 0,b, राइट। यस सर। और लाइन B और A से पास A, करेगी। 0 पॉइंट से पास करेगी तुम। ऐसे पास करेगी, राइट। सही है। यस सर। Yes. जो इन दोनों के बीच का रीजन बन रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला है, स्मॉलर रीजन की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें आप ये रेड वाला रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे? एलिप्स का 1/4 एरिया ऑफ एलिप्स डिवाइडेड बाय 4 माइनस एरिया ऑफ माइनस ट्रायंगल। का एरिया। ये जो कर्व वाला पोर्शन है ये आपका अबव है और ये लाइन वाला पोर्शन बिलो है, तो कर्व वाले पोर्शन में से लाइन वाला पोर्शन आप सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो प्रॉपर मेथड तो यही है कि एरिया क्या होगा, कर्व वाला पोर्शन क्या है जी, b² इंटू रूट में 1 माइनस x² बाय a²। a² minus b x आएगा, है ना, b² नहीं रहेगा। ये कर्व वाला एरिया है जी, कर्व है। और इसमें से लाइन क्या है, b टाइम्स 1 माइनस x बाय a, ये आपने सबट्रैक्ट करनी है और इसके लिमिट्स है 0 से लेके 1 तक। ये कर्व समझ में आ रहा है ना, मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, बस इस y को x के टर्म में निकाला गया है। सिमिलरली लाइन में भी y को x के टर्म में निकाला गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? Yes sir. यस सर। Yes, sir. अब इसको इंटीग्रेट करके आप अपना फाइनल आंसर बता देंगे। अब ये जो मेथड है ना, ये मेथड तो बेटा जनरलाइज मेथड है। अगर आपको स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड्स में आता है तो आपने यही लगाना है, क्योंकि वहां पे मेथड मैटर करता है। और जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, एरिया वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो नॉर्मली एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट करके चलता है कि भी आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो स्कूल के लिए तो आपने ऐसे ही करना है, लेकिन कंपटीशन के लिए आपको फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एलिप्स का 1/4 एरिया में से ट्रायंगल का एरिया। Yes sir. Pi AB by 4. बिल्कुल सही जो आप बोल रहे हैं कि जो एलिप्स का एरिया होता है, कंप्लीट एलिप्स, तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, याद ही है आपको? Pi AB. पाई AB सर। पाई AB। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलिप्स है उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई AB by 4। Pi AB by 4. तो रिक्वायर्ड एरिया मैं क्या बोलूंगा कि पाई AB by 4, मतलब एलिप्स का जो एरिया है उसमें कौन सा एरिया सबट्रैक्ट कर लेना चाहिए? Triangle का. ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है उसका एरिया सबट्रैक्ट कर लेना चाहिए। यस सर। हाफ इंटू a इंटू b, that means pi by 4 minus half into ab, this is your answer। और यही आंसर आपका इसको सॉल्व करके भी आएगा।
ओके यस सर। यस सर। किसी को इस सोल्यूशन में डाउट है, दिक्कत है तो बोलिए। किसी को भी डाउट है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये भी एक क्वेश्चन को लिखने का तरीका ही है। कई बार क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया जाता है। पहले तो आप इसको समझिए कि ये क्या है, क्या इसका मीनिंग बनेगा, फिर आपने इसकी सॉल्विंग भी करनी है। सर π/4 - 1/2। ओके π/4 - 1/2। यस सर। सर π/4 - 1/2। जैसे π/4 - 1/2 आएगा। सर वही पिछला ही क्वेश्चन है ये। यस सर। ओके सर कल से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होएगी। इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कल देखते हैं कितना है। आज इसकी प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी। सर बाकी क्वेश्चन सर आप होमवर्क दे दो सर फिर। यस सर, थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क दे दो, थोड़े से ज्यादा। हाँ कुछ क्वेश्चंस तो मैं जरूर होमवर्क दूंगा, फिर देखते हैं। 6-7 क्वेश्चन होमवर्क दे देना सर आप। सर इसकी शीट कब तक मिलेगी? सर कल 3 बजे से ना डिस्कशन। 3:30 पे। 3:30। ओके सर। फिर पिछले जैसे ही बनेगा, बस एलिप्स की जगह ये सर्कल होगा और 1,1 से पास करेगा। और अपर पोजीशन इनइक्वालिटी का जो लाइन का होगा वो लेंगे और सर्कल के अंदर वाला रीजन लेंगे, तो उनके बीच में जो बाउंडेड कर्व आएगा उसका। ओके यस सर यही है। देखिए सबसे पहले तो इस मीनिंग को समझते हैं क्या है।
कईयों को तो समझ में आ भी गया है, आंसर है ना सही निकाल ही लिया है। तो जिसको समझ नहीं आया है इसको एक बार देख लो कि इस टाइप में अगर चीजें लिखी है तो उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आपने जो उस रीजन का एरिया निकालना है जिसमें x और y, x, y वाले जो पॉइंट्स हैं वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने सिर्फ वो वाले पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जो कि इस कंडीशन को, इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो जो पॉइंट्स आप ले लेंगे, उन सारे पॉइंट्स का क्लबिंग करके जो एरिया आपको मिलेगा, जो रीजन आपको मिलेगा, उसके एरिया वैल्यू निकालना है। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ब्रैकेट में x, y, कौन से पॉइंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उन सारे पॉइंट्स का से बनने वाला जो रीजन होगा उसके एरिया निकालना। अब बात करते हैं कि भाई ये कंडीशन कैसे बन के आ रही हैं और इनको सॉल्विंग कैसे करते हैं। देखिए, जब भी ऐसा होता है ना कि आपको कोई इनइक्वालिटी दी होती है, टू वेरिएबल्स में कोई इनइक्वालिटी दी होती है, तो हमेशा उससे मिलता है एक रीजन। अब वो रीजन कैसे बनेगा, कैसे सिलेक्ट करना है, वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पे एक नहीं दो इनइक्वालिटीज हैं, तो उसको हम लोग दोनों को अलग अलग कर लेंगे। हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको लिखेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मुझे ये दो कंडीशन दी गई हैं, ये दो इनइक्वालिटीज दी गई हैं, एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, एक x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब आपने वो सारे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जो कि इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। अब इसके ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, पहले तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करते हो इक्वालिटी में। मतलब इनइक्वालिटी के साइन की जगह आप लिख लेते हो इक्वालिटी का साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इनइक्वालिटी को बदल लेंगे इक्वालिटी में, दोनों में, इसमें भी सेकंड वाले में। तो हमेशा पहले जो ग्राफ बनता है वो इक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग बनता है। तो अब जब हमने इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में बदल लिया, तो इससे जो ग्राफ बनेंगे वो हम लोग प्लॉट कर लेंगे। तो पहला वाला ग्राफ क्या है, सर्कल, सर्कल विद सेंटर और रीजन एंड रेडियस पॉइंट। साफ साफ दिख रहा है, ये वाला पॉइंट 1,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,1। तो हमने पहली जो कंडीशन थी, इनइक्वालिटीज थी, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके उसकी इक्वालिटी का ये ग्राफ बनाना। अब एक्चुअल में तो क्या है, ये इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन में तो इनइक्वालिटी दी गई है। अब हमेशा होता क्या है, जो भी आप कर्व प्लॉट करते हो, वो कर्व पूरे रीजन को, पूरे कार्टेशियन सिस्टम को हमेशा दो पार्ट्स में बांट देता है। पूरे कार्टेशियन सिस्टम को दो पार्ट्स में बांट देता है। अगर लाइन के बारे में बात करते हैं तो लाइन के बारे में तो हमने जरूर पहले भी बातें करी हुई है। मान लो आप ये लाइन बना लेते हो, तो इस लाइन ने पूरे कार्टेशियन प्लेन्स को दो पार्ट में बांट दिया, एक लाइन के इस तरफ वाला पार्ट और एक लाइन के इस तरफ वाला पार्ट। जब सर्कल की बात आती है तो सर्कल क्या है, वो भी कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक सर्कल के इनसाइड वाला पोर्शन और एक आउटसाइड वाला पोर्शन। सिमिलरली फॉर एलिप्स, हाइपरबोला के लिए भी, पैराबोला के लिए भी। तो हर एक जो ग्राफ होता है, खासकर जो आप स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ते हैं, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये सारे के सारे ग्राफ क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में बांट देते हैं। तो वैसा ही कुछ सर्कल भी यहाँ पे कर रहा है कि इसने दो पार्ट में बांट दिया, एक इनसाइड एक आउटसाइड। तो आपने क्या करना है, आपने बेस्ड ऑन द कंडीशन आपने ये फाइंड आउट करना है कि सर्कल का इनसाइड वाला पॉइंट लेंगे या आउटसाइड वाला पॉइंट लेंगे। वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये इनइक्वालिटी किसको सेटिस्फाई करती है।
आप इस इनइक्वालिटी में कोई भी एक पॉइंट डाल के देख लो, सबसे ज्यादा आसान वाला पॉइंट कौन सा होता है जी? ओरिजिन होता है। इस पे ओरिजिन की वैल्यूज डाल के देख लो। ओरिजिन डाल के क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। यस सर। यस सर। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन जिस तरफ लाइक कर रहा है उस तरफ का पोर्शन आपने कंसीडर करना है। अगर ओरिजिन डालने पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई ना करती तो हम लोग क्या कहते हैं कि ओरिजिन जिस तरफ लाइक कर रहा है आपने वो वाला सेगमेंट नहीं सिलेक्ट करना, उसके दूसरी तरफ वाला सेगमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहां पे इस केस में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं? वो ये वाले पॉइंट है जी, सर्कल के इनसाइड वाले पॉइंट। राइट? इतना समझ में आया है? अब सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में पहले उसको इक्वालिटी में बदला गया, तो इक्वालिटी में बदलने से वो क्या बन गया? एक स्ट्रेट लाइन बन गया जी। तो ऐसा कुछ ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन। राइट? तो इस स्ट्रेट लाइन ने भी क्या किया? स्ट्रेट लाइन ने भी पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन और एक इस तरफ वाला पोर्शन। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला पोर्शन सिलेक्ट करना है? वो ये इनइक्वालिटी बताएगी। अगेन आप क्या करेंगे, यहां पे भी ओरिजिन ही डाल के देख लेंगे। ओरिजिन डालेंगे तो क्या ये इनइक्वालिटी सही है? नो सर। ओरिजिन डाल के देखेंगे तो क्या इनइक्वालिटी सही है? नो सर। नहीं है? नहीं। दैट मीन्स इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन प्रेजेंट है आपने वो वाला पोर्शन सिलेक्ट नहीं करना, आपने कौन सा पोर्शन सिलेक्ट करना है? दूसरी तरफ वाला, मतलब लाइन के इस तरफ वाला पोर्शन सिलेक्ट करना। तो हमने दोनों इनइक्वालिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बना लिए और उनके रीजन फाइंड आउट कर लिए। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए? कौन सा रीजन चाहिए? हमें वो वाले पॉइंट्स चाहिए जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करें। दोनों को सेटिस्फाई करने वाला रीजन कौन सा हो गया? जिसमें रेड कलर भी आ जाए और जिसमें ग्रीन कलर भी आ जाए। मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ये वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसका तो एरिया तो निकालना आसान ही है। सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता ही है, तो आर क्योंकि 1 है तो सीधा सीधा पाई बन जाएगा। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई बाय 4 आ गया और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? पाई बाय 4 माइनस हाफ। सबको समझ में आया है? हाँ जी, सबको समझ में आया है? इस टाइप के क्वेश्चंस इनइक्वालिटी को का मीनिंग क्या है? बेटा रिस्पॉन्ड करिए। आ गया सर। आ गया सर। तो कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
फिलहाल ये 4 क्वेश्चंस करिए, बाकी कल की क्लास में देखते हैं। लास्ट दिखाना सर। यस सर इसकी शीट कब तक मिल जाएगी? कर लिए सर। ओके बेटा, नोट कर लिया? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.